प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की क्लास, पेपर नंबर 10th, प्रोफेशनल इथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, वृत्तिक आचार, अधिवक्ताओं की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध। और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वह है स्टेट बार काउंसिल्स, राज्य विधिक परिषदें, और हम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। स्टेट बार काउंसिल की जो हमारा टॉपिक है उसके हम अंतिम चरण में हैं, और आज हम जो बात कर रहे हैं वह है कि राज्य विधिक परिषद किन परियोजनाओं के लिए, किन पर्पज के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। पावर टू मेक रूल्स जो स्टेट बार काउंसिल है, जिस प्रकार से हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम बनाने की शक्ति देखी थी, ठीक उसी प्रकार से हम स्टेट बार काउंसिल्स की नियम बनाने की शक्ति की बात करेंगे। तो धारा 15 में बताया गया है, लगभग वैसी ही कार्य इसके भी रहेंगे। सबसे पहला, अपने सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया हेतु, यानी कि राज्य विधिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से हो, इसके नियम बनाने की शक्ति धारा 15 के अंतर्गत स्टेट बार काउंसिल को दी गई है। फिर राज्य विधिक परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन और उसकी शक्तियां और कर्तव्यों का निर्धारण हेतु, जो स्टेट बार काउंसिल बन चुकी है, हमने बात की थी कि स्टेट बार काउंसिल का एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन वे किस प्रकार से करेंगे, उनकी क्या शक्तियां होंगी और उनके क्या कर्तव्य होंगे, इनका निर्धारण करने का कार्य या नियम बनाने की शक्ति स्टेट बार काउंसिल के पास होगी। नेक्स्ट जो उसकी पावर है उसमें है कि अगर परिषद के सदस्यों की आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, किसी कारणवश किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर उस स्टेट बार काउंसिल की किसी एक सदस्य या दो सदस्यों की संख्या रिक्त हो जाती है, तो उन्हें किस प्रकार से भरा जाएगा, यानी कैजुअल जो वैकेंसीज होगी, ये जो कैजुअल रूप से तुरंत रूप से खाली हो जाएंगी, उनको किस प्रकार से भरा जाएगा। फिर परिषद के सदस्यों की जो सहायता राशि प्रदान करने, किस प्रकार से वह विधिक सहायता कोष में सहायता देगा, ठीक है ना, इसके नियम बनाने की शक्ति भी उसके पास होगी। परिषदों के अधिवेशनों के संचालन हेतु किस प्रकार से नियम होंगे, विभिन्न समितियों के अधिवेशन किस प्रकार से चले जाएंगे, और वे जो समितियां हैं वे किस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगी, इन सब के लिए नियम बनाने की शक्ति भी उसके पास होगी। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि परिषद में एक सेक्रेटरी होगा, एक अकाउंटेंट होगा और अन्य कर्मचारी होंगे। अब इन सभी पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, इन सब को तय करने का अधिकार भी स्टेट बार काउंसिल के पास में होगा। स्टेट बार काउंसिल अपनी लेखा बहियों और अन्य पुस्तकों का रख रखाव कैसे कराएगा और उनकी ऑडिट किस प्रकार से होगी, ये नियम बनाने की शक्ति भी उसके पास है। और वह अपने फंड्स का मैनेजमेंट किस प्रकार से करेगी, किस प्रकार उसे खर्च करेगी, इस संबंध में नियम बनाने की शक्ति भी उसे प्रदान की गई है। तो लगभग वे सारे कार्य जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं, नियम बनाए जा रहे हैं, लगभग वैसे के वैसे नियम बनाने की शक्ति यहाँ पर दी गई है। अपने सदस्यों का निर्वाचन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन, आकस्मिक रिक्तियां होने पर भरने की प्रक्रिया, विधिक सहायता कोष में किस प्रकार से सहायता दी जाएगी, अधिवेशनों का संचालन किस प्रकार से होगा, कमेटियां किस प्रकार से कार्य करेगी, उनकी क्या प्रक्रिया होगी, जो उसके ऑफिस है उसमें जो सेक्रेटरी है, अकाउंटेंट हैं या अन्य जो भी अधिकारी अपॉइंट होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होगी, उसकी जो अकाउंट्स हैं वो किस प्रकार से मेंटेन किए जाएंगे, उनकी ऑडिट किस प्रकार से करवाई जाएगी, इन सब बातों के लिए नियम बनाने की शक्ति स्टेट बार काउंसिल के पास में है। अब आता है कि विधिक परिषदों को अपनी जो नामावली में दर्ज अधिवक्ता है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई चलाकर दंडित करने की शक्ति किस प्रकार से दी गई है। जैसे हमने स्टेट बार काउंसिल की बात की थी, ठीक उसी प्रकार से स्टेट बार काउंसिल किस प्रकार से अपने एक एनरोल्ड एडवोकेट को किस प्रकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 35 क्लोज 1 ये कहता है कि राज्य विधिक परिषद को अपनी नामावली में दर्ज अधिवक्ता के विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन
अपने द्वारा निर्मित डिसिप्लिनरी कमेटी जो है अनुशासन समिति को सौंपने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, हमने जो पिछली क्लास में बात की थी कि कमेटियां कौन कौन सी होंगी, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट कमेटी की हमने बात की थी अनुशासनात्मक समिति। तो ये कहता है सेक्शन 35(1) कि अगर राज्य विधिक परिषद को अपने राज्य में दर्ज एनरोल्ड एडवोकेट के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला आता है तो वह उस मामले को अपने द्वारा निर्मित डिसिप्लिनरी कमेटी को क्या कर देगी, रेफर कर देगी। अनुशासन समिति, नामांकन समिति और अन्य समिति हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, तो वह क्या कर देगी, अनुशासन समिति हमने देखा था एक या एक से अधिक अनुशासन समितियों का गठन होगा, तो वह उस अनुशासन समिति को, अब अनुशासन समिति को मामला तब सौंपा जाता है जब किसी अधिवक्ता के विरुद्ध कोई वृत्तिक या अन्य अवचार की शिकायत प्राप्त होती है, यानी कि किसी एडवोकेट के विरुद्ध प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, उस व्यवसाय यानी कि लीगल प्रोफेशन के विपरीत आचरण करने की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तब क्या किया जाएगा, उसको सौंपा जाएगा। और राज्य विधिक परिषद स्वमोटो, स्वप्रेरणा से भी ये विश्वास किए जाने का कारण दिखाई देता है कि उस अधिवक्ता ने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अन्य कोई मिसकंडक्ट किया है, तो वह क्या कर लेगा, उस मामले को अपनी अनुशासन समिति को रेफर कर देगा। कुल मिलाकर जब किसी एनरोल्ड एडवोकेट के विरुद्ध प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट की कोई शिकायत प्राप्त होती है, या स्वमोटो से लगता है कि किसी एडवोकेट के द्वारा किया गया आचरण उस व्यवसाय के विपरीत है, मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आता है, तो वह उसे क्या कर देगा, अनुशासन समिति को रेफर कर देगा। अनुशासन समिति अधिवक्ता को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, सुनवाई का युक्त अवसर देने तथा सूचना राज्य महाधिवक्ता को भेजने के पश्चात राज्य विधिक परिषद दोषी पाए जाने पर उस अधिवक्ता को क्या कर सकती है, दिग्दंड देने की शक्ति है, प्रताड़ित करने की। अधिवक्ता को विधि व्यवसाय के लिए उतनी अवधि के लिए निलंबित करने की शक्ति जितनी वो ठीक समझे। देखिए, जैसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में था, ठीक उसी प्रकार से क्या कर सकता है, उसे डांट सकता है, उसे सस्पेंड किया जा सकता है। कितने समय के लिए, जितना उस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वह अनुशासन समिति उपयुक्त समझती है, उतने समय के लिए क्या कर दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी सजा क्या हो गई, उस अधिवक्ता का नाम राज्य नामावली से स्थायी रूप से हटाने की शक्ति। परमानेंटली क्या हो जाएगा, उस अधिवक्ता का नाम उस राज्य नामावली से हटा दिया जाएगा। हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है। यहाँ पर हमने जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की थी कि कोई भी व्यथित पक्षकार जो राज्य विधिक परिषद के ऐसे किसी आदेश से पीड़ित है, तो वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 60 दिन की अवधि के भीतर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो यहाँ पर दंड देने की शक्ति स्टेट बार काउंसिल की है, और अधिवक्ता को अधिकार है कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इसके लिए क्या कर सकता है, अपील में जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने जो बार काउंसिल्स हैं उनकी चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से हमारे पास में दो ही चीज़ें थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI और स्टेट बार काउंसिल्स। और स्टेट बार काउंसिल जैसा कि मैंने आपको कहा है, किसी भी नाम से, जिस राज्य की वो है उसके नाम से वो जानी जाएगी। दोनों पर हमने चर्चा की। आपके पेपर में लगभग दोनों में से अल्टरनेटिव रूप से एक के ऊपर आपसे पूछा जाता है। कई बार छोटे प्रश्न में भी हो जाता है, और बड़े प्रश्न की हम बात करें तो वो पूर्ण रूप से आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि बार काउंसिल का गठन, शक्ति, कार्य या उसके दंड देने की शक्ति, इन सब पर एक बड़े क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आज हमारा एक और टॉपिक पूरा हो गया। धन्यवाद।